जय हिंद मित्रों, मैं मनोज पुनः आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट से जो भी चीजें आपकी आती हैं उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और पूरा का पूरा हम लोग सिलेबस को कवर भी करते हैं, जिसके पिछली कड़ी में हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रखा है। लेकिन यदि आपको यूनिट फर्स्ट से आपको पढ़ना है, यूनिट प्रथम से पढ़ना है, पहली इकाई से पढ़ना है, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा। वहां पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में 10 की 10 यूनिट को मैंने पढ़ा रखा है। और ये मैंने 10वीं यूनिट जो है अब इस बार जो है मैंने पीछे से स्टार्ट किया है, क्योंकि आगे का मैंने बहुत डीप पढ़ा चुका है ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इसके जो है जितने भी आयोग कमेटियां ने जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो भी बातें बोली थी, पढ़ी थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप ये सब चीज, इन सब 3 टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप डिस्कस किया था। लेकिन कुछ लोगों के क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप पर आए थे। उन लोगों ने बोला कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप ये तीनों समझ में नहीं आए हैं, थोड़े से और इसको डिस्क्राइब करके हम लोग चलते हैं। तो इसके पॉइंट को हम लोग चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आज भी कि क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे। इम्पेयरमेंट के साथ साथ डिसेबिलिटी पढ़ेंगे। जी सर। हैंडीकैप, डिसेबिलिटी पढ़ेंगे और हैंडीकैप पढ़ेंगे। हैंडीकैप, हैंडीकैप, ठीक, ये तीनों को पढ़ेंगे। अगर हम इनकी बात करते हैं, इसको बोलते हैं दोषग्रस्तता। दोष जी सर। दोषग्रस्तता बोलते हैं। डिसेबिलिटी को हम लोग दिव्यांगता या विकलांगता बोलते हैं, ता बोलते हैं, दिव्यांगता बोलते हैं। और हम लोग फिर इसके बाद जो आपका आता है इसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपंगता, ठीक। हिंदी में भी इसको दिव्यांगता या विकलांगता बोलते हैं, ठीक। इतनी चीजें हैं। हम लोग पिछली क्लास में इसके बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, काफी चीजों को। आज फिर उसी के उसी को हम लोग फिर से लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहले हम लोगों के मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि दोषग्रस्तता, दिव्यांगता और अपंगता, इन शब्दों को लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों इनको जो है, इनको विकलांगता या हैंडीकैप के अंतर्गत या डिसेबिलिटी या इन तीनों में से किसी एक के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया। तो बहुत समय से, पुराने समय से इनकी पहचान करी जा रही थी कि इनको किस प्रकार जो है समाज में रखा जाए, समाज में इनकी पहचान कैसे करी जाए। इन सब की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो है कई लोगों ने इसका जो है बंटवारा किया, ठीक है ना। तो बंटवारा किया, लेकिन सन 1980 में हम लोगों ने पढ़ा था, सन 1980 में आया था। आज की तारीख डाल लीजिएगा, आज तारीख है 30/01/2023, ठीक है। 1980 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताइए। 1980 में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, ठीक है, ये पढ़ा था। ये जब आया था तो इसने जो है क्या किया था, इसने जो है रोगों को बताया था कि रोग कितने हैं। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने जो रोग बताए थे, ये जो रोग है इनको ही इन्होंने नाम दिए थे, ठीक है ना, इनको ही इन्होंने नाम दिए, ये रोग थे। तो ठीक है, ये रोग जो है किसने बताया थे, ICIDH ने बताया था,
ठीक, सन 1980 में। लेकिन इसी कड़ी में इसको और विस्तार रूप से जो है आईसीएफ मॉडल में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पूरे विश्व में सबसे पहले यूएनसीआरपीडी जब आया था, यूएनसीआरपीडी कब आया था बताइए? यूएनसीआरपीडी सबसे पहली बात अगर हम करेंगे तो इसकी स्थापना, इसकी बात जो है 2006 में होती है, ठीक है ना, 2006 में होती है। क्योंकि इसकी स्थापना, इसका संगठन या जो भी है यूएन से जो पड़ा था वो 2006 में इसकी स्थापना मिलती। फिर इसके बाद जो सिग्नेचर जो है आपका 2007 नवंबर में होता है, जो भी तो तमाम ऐसी चीजें हम लोगों को देखने को मिली। मतलब कि इसमें कहा गया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वर्गीकरण, क्योंकि समाज में इनकी पहचान अच्छे ढंग से की जा सके। कुल मिला के इनको क्यों करा थे? क्योंकि इसमें जो है प्रकार तो बहुत ढेर सारे प्रकार थे, लेकिन इनके प्रकारों को जानने के लिए मुख्य रूप में समाज में हम इनकी पहचान किस प्रकार करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने ये बनाया, ठीक है। जबकि इसके मॉडल अगर हम देखेंगे, इसकी और बात करेंगे और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो 1980 के बाद जो है इसके जो है सामाजिक मॉडल भी बने। मतलब सामाजिक मॉडल जो बने, विकलांगता सामाजिक आधारों पर निर्धारित होनी चाहिए। मतलब उन्होंने कहा जो सामाजिक मॉडल था उसने बोला कि विकलांगता जो है वह सामाजिक आधारों पर निर्मित होनी चाहिए। उसी में से वेंडेल एक राइटर थे, वेंडेल, ठीक ना, वेंडेल थे, नोट करिएगा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। वेंडेल की पुस्तक थी द रिजेक्ट बॉडी, कि क्या थी? द रिजेक्ट बॉडी, ये इनकी बुक का नाम था, द रिजेक्ट बॉडी, ठीक है ना। द रिजेक्ट बॉडी में विकलांगता को एक सामाजिक घटना बताया गया, ठीक है ना। क्या बताया गया? क्या बताया गया इसमें? विकलांगता को एक सामाजिक घटना बताया। मतलब इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि विकलांगता जो होती है एक सामाजिक घटना है। वहीं पर इसमें जो किसी भी रोग या हानि से सामाजिक स्थितियां जब प्रभावित होती है तो यह प्रभाव जो है आसानी से देखा और समझा जाने वाला होता है, ठीक है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर दूसरा मॉडल बना है जिसे हम सामाजिक मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक मॉडल कहते हैं। सामाजिक मॉडल में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सी बातें इसमें इन्होंने कहा कि सामाजिक मॉडल में जो है विकलांगता को एक समाज द्वारा उत्पन्न समस्या के रूप में देखा जाता है। क्या कि अब आप देखेंगे विकलांगता को बताने के लिए कई लोगों ने कितने ढेर सारे मॉडल्स की या बहुत सी चीजों के बारे में बात करी थी। वही अगर हम बात करेंगे भारत सरकार ने अपने 2011 के सर्वेक्षण में भी विकलांगता का वर्गीकरण किया है। लेकिन हम इन सब चीजों के आगे अगर चलेंगे तो मेन हम लोग का जो माना जाएगा वो माना जाएगा ICIDH, जो बना था 1980 में। WHO ने इसकी स्थापना जो है करी थी। किसने करी थी? WHO ने इसकी स्थापना जब करी थी, इसको जो है अक्षमता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षमता भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1980 में चलिए अब इसके पॉइंट अब हम लोग जिसके आधार पर पढ़ेंगे वो मेन क्या था हमारा 1980 का जो ICIDH जो है उसके आधार पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आपसे ही कोई पूछ लेगा कि आप इनको इन तीन डिवाइडेशन क्यों कर रहे हैं, तो आप बताएंगे समाज में इनको पहचानने के लिए इनका कैटेगराइजेशन, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो सर्वप्रथम जो है WHO ने 1980 में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप की स्थापना
की थी उसमें जो है इसको जो है डिफाइन किया गया, लेकिन उसके बाद भी कई लोग थे, जैसे 1996 में मैंने बताया कि वेंडेल थे, उन्होंने अपनी पुस्तक दी द रिजेक्ट बॉडी में जो है क्या बताया कि विकलांगता जो है समाज का ही एक घटक, एक सामाजिक घटना होती है, ये बताया। तो वो पॉइंट को हम लोगों ने नोट किया, लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि समाज में ऐसे लोगों को पहचाने जो अक्षम है, जो विकलांग है, जो हैंडीकैप है, उनकी पहचान किस तरीके से करें, उसके लिए इन्होंने एक रोग डिजीज बताया ना, डिजीजेस, ये डिसीजेस थी जिसमें इन्होंने 3 प्रकार के रोग बताए हैं। इन रोगों में सबसे पहले इम्पेयरमेंट बताया, दूसरा डिसेबिलिटी बताया, तीसरा हैंडीकैप बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटी छोटी इन्होंने चीजों के बारे में भी डिस्कस किया है। इन्होंने कहा कि रोग जो होता है एक आंतरिक स्थिति होती है, मतलब डिजीजेस जो होते हैं, वो प्रॉब्लम जो होता है वो इंटरनल चीजें होती हैं। इसमें क्षति, जैसे इसको जो है हम लोग दोषग्रस्तता भी बोलते हैं, कहीं कहीं हिंदी में आपको क्षति भी पढ़ने को मिलेगी, क्षति ना, दोषग्रस्तता, क्षति, क्षति का मतलब होता है कोई हानि हो जाना, किसी भी चीज का चला जाना, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, अब इन तीनों में अंतर अभी धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो क्षति में इसमें कहते हैं जैसे किसी का हाथ नहीं है, ठीक है। अभी बताएंगे, अभी कैसे और भी चीजें बताएंगे, सबसे पहले इसके डीप में चलते हैं। कहते हैं कि क्षति या हम कहते हैं क्या, आपका इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट जो है वो इंटरनल कंडीशंस में होती है, इसको इंटरनल कंडीशंस से हम दिखा सकते हैं। लेकिन जो आपकी डिसेबिलिटी होती है, डिसेबिलिटी को हम किसी भी चीज से संबंधित करके हम बता सकते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसको जो है, ये जो है आपकी बाहर से दिखाई देती है, ये आंतरिक रूप होती है, ठीक है ना, ये चीजें आंतरिक रूप में होती है, इसको जो हम बाहर दिखाते हैं। लेकिन सामाजिक रूप से अगर आपसे कोई पूछे कि हम सामाजिक रूप से किसको प्रदर्शित करते हैं, जो समाज में जो है हमें बैठने उठने हर चीजों के लिए परेशान करता है, तो वो सामाजिकता से संबंधित है, ये निःशक्तता। सर सर हाँ यहाँ कंफ्यूजन ये है कि दोषग्रसिता और ये अपंगता और दिव्यांगता में, इसमें मतलब अंतर कैसे समझेंगे, ये किस तरीके का दिखता है, क्या बिल्कुल, है अभी अभी ये अभी अभी हम पूरी कंडीशन को लेके चल जानकारी रहे है। हैं, अभी हम बता रहे हैं, पूरी चीजें बताएंगे मैं ना। अभी मैंने ये बताया कि यहाँ पर जो है आपकी जो इंटरनल प्रॉब्लम होती है वो इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है ना। लेकिन उसको देखने दिखाने का कार्य जो कौन करेगा, ये डिसेबिलिटी दिखाएगा। लेकिन उसको जो है समाज में, जो है समाज में जब हम व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो ये मॉडल, ये आपका सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत है। लेकिन इसी में और आगे जब हम बढ़ेंगे, ये तो बात नहीं यहाँ पे, लेकिन आईसीएफ मॉडल में इसको संशोधित किया गया है, जिसकी बात हम अभी आईसीएफ मॉडल में भी करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय में इसके आधार पर, किसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे, आईसीआईडीएच के आधार पे हम इसकी कंसेप्ट को अब हम समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे क्या है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेते हैं, एक नंबर पे इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम इम्पेयरमेंट जब समझेंगे, इम्पेयरमेंट को हम 2 पॉइंट में डिवाइड करके हम समझ सकते हैं। सबसे पहला हमें ये समझना होगा कि क्षति क्या होती है या दोष क्या होता है। दोष, या इसको हम क्षति कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं, विकार कह सकते हैं, या डिसऑर्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोष को हम लोग, लिख लीजिएगा, दोष को हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है, दोष को हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं। अब पहले कंडीशन में इसको जो है ज्यादा व्यापक से ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हानि को भी अपने आप में शामिल, जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक हाथ का ना होना, जैसे लिखेंगे एक हाथ का, एक हाथ का ना होना, या मान लो किसी का एक पैर ना हो, या किसी का एक आंख या किसी की मान लो एक आंख ही ना हो,
तो ये जो है क्या कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगी आपकी, तो यहाँ पर इनमें क्या है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार का विकार या कमी नहीं है, ये डिसऑर्डर नहीं कहलाएगा। मतलब कि एक हाथ का ना होना या एक पैर का ना होना या एक पैर का जो है ना होना, ये किसी प्रकार का दोष नहीं है। बल्कि अगर हम उसको दूसरे रूप में कहें कि जो डिसऑर्डर होता है वो एक्शन मतलब क्रियात्मक सीमाओं या विषमताओं को भी समावेशित करता है। मतलब कि यहाँ पर जो है जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पे अगर हम सैद्धांतिक रूप से इसको समझना चाहें कि जहाँ पर एक अंग या किसी भी स्तर पर गड़बड़ी जो होती है, तो उसको ही हम जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आप डिसऑर्डर कह सकते हैं। डिसऑर्डर का मतलब है किसी चीज की कमी, ठीक है ना, किसी चीज की कमी। प्राथमिक रूप में अगर हम देखना चाहें तो जिसमें कह सकते हैं हम आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है क्षति केवल किस चीज पर होती है, जैसे मान लो किसी एक चीज का ना होना, तो ये आपका इम्पेयरमेंट कह रहेगा। दोष, दोष का मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई एक कमी हमारे शरीर में जो कि प्रकृति की संरचना है, प्रकृति की संरचना के आधार पे हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अगर है तो हम कंप्लीट बॉडी हमारी होती है। अगर उसमें से कोई भी एक पार्ट्स कम होता है तो वो किसके अंतर्गत आती है, आपकी इम्पेयरमेंट के अंतर्गत आती है। ये माइंड में कंसेप्ट बैठाना है हमें। सीधा कंसेप्ट है कि नेचर के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के किसी भी अंग में कोई भी कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताइए। सर यहाँ तो हम ऐसे भी कह सकते हैं हाँ ना कि बोलो। जो जो हमारे जीवन में मतलब जन्मजात जो कमी होती है हम उसे जन्मजात नहीं कहेंगे दोषग्रसिता ना, कहते हैं। जन्मजात नहीं कहेंगे क्योंकि जन्मजात परिभाषित नहीं किया गया, कहीं पर भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा जन्मजात। तो सर जैसे किसी बच्चे का बर्थ हो रहा है, उसका एक हाथ नहीं है, तो वो एक तरीके से जन्मजात तो ही हुआ। आज तक, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी के दोनों हाथ ना हुए हो या किसी के दोनों पैर ना हुए हो। हाँ, एक आंख वाला हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशंस होते हैं, मतलब कुल मिला के जन्मजात हो या ना हो ये कंडीशंस हो सकती है, लेकिन कुल मिला के चाहे जन्मजात हो, बाई बर्थ हो या बर्थ के बाद कोई दुर्घटना घटी हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर उसकी किसी भी बॉडी में कोई पार्ट्स कम होता है तो वो आपका इम्पेयरमेंट के अंतर्गत आता है, दोषग्रस्तता के अंतर्गत आता है। पहला कंसेप्ट क्लियर है, अब बताओ नेहा। जी सर। शैल भी आपको समझ में आया। जी सर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है, पहले तो आप लोग अपने पॉइंट्स को हम मेरे सामने रखो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास में हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं ना, तो डिस्कस करो मुझसे तो हम भी बताएंगे। पहले आपकी बात, अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखें, फ्लैंडर्स ने भी यही कंडीशन कही थी। फ्लैंडर्स ने पहले बच्चों के पॉइंट्स को लिया, फिर उनके पॉइंट्स को क्या किया, जो उनके पॉइंट थे उनके पॉइंट को गलत किए, जो गलत थे उनको हटाया और सही चीजों को उनके माइंड में लेकर गए। तो फ्लैंडर्स की नीति भी यही कहती है जो इस समय हम लोग कर रहे हैं। चले अब आप बताएं। यहाँ पर अक्षमता का मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये किसकी वजह से आया। पहली बात तो हम ये जानेंगे डिसेबिलिटी आई क्यों, डिसेबिलिटी आई क्यों, किसके कारण आई, इम्पेयरमेंट के कारण। किसके कारण आई, इम्पेयरमेंट के कारण। इम्पेयरमेंट। तो जी याद रखना, कभी पूछा जाए कि डिसेबिलिटी किसके कारण आती है या किसके रिजल्ट में आती है, तो इम्पेयरमेंट के रिजल्ट में आती है, लिखेंगे जी। इम्पेयरमेंट के रिजल्ट के रूप में जो आता है उसे हम लोग डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक,
यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बन गया, यहाँ से ये चीज भी समझ में आ गई। अब पहला पॉइंट तो हम लोग को समझ में आ गया, मतलब कुल मिला के अब हमारे माइंड में ये चीज आ गया कि डिसेबिलिटी जो होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर जो गड़बड़ी होती है उसको जो है दिखाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और भी समझना है कि इम्पेयरमेंट जो होता है ये जो है शरीर के कुछ हिस्सों को अलग अलग जो है कार्यों के संबंध में बताता है, ठीक है ना। जबकि डिसेबिलिटी जो होती है, पहले तो आपने इम्पेयरमेंट जान लिया कि इम्पेयरमेंट क्या होता है। इम्पेयरमेंट बॉडी के कुछ जो अलग हिस्से होते हैं उनके कार्यों के बारे में बताती है कि भाई दोनों हाथ से काम करना है, लेकिन एक हाथ में तो एक ही हाथ से काम कर, तो अलग अलग काम करने की चीजें बताती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम लोग देखेंगे डिसेबिलिटी क्या होती है, तो डिसेबिलिटी का संबंध मुख्य रूप से व्यक्ति के पूरे शरीर के कार्य कौशल और व्यवहार से संबंधित होता है, या हम लोग कह सकते हैं मिश्रित होता है, एकीकृत इंटीग्रेटेड होता है। मतलब वो पूरे शरीर के पार्ट्स को जो है क्या करता है, वो शरीर के पूरे भाग को वो प्रभावित करता है, ठीक है ना। किसी भी काम की वजह से जो पूरे शरीर के पार्ट्स को जो प्रभावित करता है वही जो है हमारा क्या कहलाता है, डिसेबिलिटी। समझ में आ रहा, कहने का मतलब हमारे काम करने में जो प्रॉब्लम करता है, यहाँ तक केवल बताएंगे भाई एक हाथ नहीं है, चलो जाम समझ गए, इस हाथ के ना होने से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। जैसे तो हम दौड़ने वाला कोई हो, वो चाह रहा कि दौड़ना चाहता है लेकिन उसके एक पैर ही नहीं है, तो क्या वो जो बिहेवियर करना चाहता है क्या वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाता है। तो ये आपका क्या होता है, डिसेबिलिटी हो गई, कहते नहीं कि वो डिस्क्वालीफाई या डिसेबल हो गया, मतलब कि वो जिसके लिए और लोगों के साथ वो जो दौड़ना चाहता था और लोगों के साथ वो घुल मिलकर चलना चाहता लेकिन वो नहीं चल पा रहा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कोई कमी है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट समझ में आए, बताओ अब आपको। जी सर, जी सर। ठीक, अब यहाँ पे ये चीजें हो गई, इतनी चीजें समझ में आ गई। जी जी सर। अब ये पॉइंट जो होता है, कोई अगर आपसे पूछे क्या ये हमेशा रहने वाली है, क्या ये चीजें, बताओ। वो सर ठीक हो सकती है। कुछ चीजें तो ठीक हो सकती हैं, कुछ चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। जैसे जी हम सर। बताएं आपको, आंख का ना जैसे एक आंख नहीं है तो भाई दूसरी आंख तो लग सकती है, लेकिन एक आर्टिफिशियल हाथ लगेगा, मतलब जो वास्तविक हाथ जैसे हम लोग का ये है वैसा तो दूसरा लगेगा लेकिन आर्टिफिशियल लगेगा। आंख में क्या होता है, ऑपरेशन करके किसी की आंख निकाल के किसी दूसरे के लगा दिया हमने। ये कुछ चीजें मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ चीजें तो हम बदल सकते हैं लेकिन कुछ चीजों को हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। कोई निश्चित नहीं है, कुछ चीजें बदल सकती हैं, हमारे शरीर के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बदल सकते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बदल नहीं सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, बताओ ये भी चीज। जी सर। सर जैसे कि आंख का लगना तो हमारा विकलांगता में आ जाएगा कि वो ठीक हो सकता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल हाथ लगते हैं तो वो तो हमारा अपंगता में आ जाएगा ना। नहीं, अपंगता में भी नहीं आएगा, अभी के लिए समझो कि यहाँ पर ये भी है हमारे काम को करने के लिए ही बता रहे हैं ना, हमारे काम को करने के लिए ही बता रहे हैं। अभी हैंडीकैप की भी हमने डेफिनेशन नहीं बनाई, तो आप हैंडीकैप कैसे बता सकते हो कि वो हैंडीकैप में जाएगा। अभी हमने तो केवल इसकी पॉइंट में रखा है, जी सर। ठीक। अगर इसको और थोड़ा सा विस्तारित करना हो तो आप कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल में या अपने जीवन कार्य में जब वो कोई काम करने में उसको बाधा होती है, तो जिसकी वजह से जो बाधा होती है उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। क्या आप कैसे डिफाइन करोगे, आप कहोगे जब कभी हम किसी भी कोई व्यक्ति जो है अपने रोजमर्रा के कार्यों को करना चाहता है लेकिन वह कार्य जो है उसका लिमिटेड हो जाता है, सीमाओं में बंध जाता है, तो जिसकी वजह से वो सीमाओं में बंधता है उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। क्लियर पॉइंट।
आते हैं हैंडीकैप पर। ठीक, हैंडीकैप पर आते हैं। अब हैंडीकैप में डिस्कस करेंगे। हैंडीकैप में क्या कहता है? हैंडीकैप में कहता है कि इसमें जो है निशक्तता जो होती है, ये जो इसको निशक्तता भी बोलते हैं, लिख ले। ठीक, निशक्तता या हम अपंगता बोलते हैं। निशक्तता या अपंगता जो होती है, ये क्षति या अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रूप में होती है। मतलब इन दोनों की वजह से, अब देखो पहली बात तो ये कैसे है, इसकी वजह से है। अब ये कैसे है, ये कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हुई हो, या आपने जैसे बोला जन्मजात हो, किसी प्रकार की चीजों से भी हो सकता है। जब ये पहली कंडीशन शुरू होती है तो दूसरी कंडीशन आती है। अब इन दोनों से जुड़कर ये आपका हैंडीकैप या निशक्तता वाली चीजें आती हैं। इसमें कैसे आते हैं? इसमें उस प्रकार की चीजें आती हैं जैसे उम्र, लिंग और मतलब एज हो गया, जेंडर हो गया, सोशल हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए आपके, ये सब चीजें जो पूरी होती हैं, या तो ये पूरी बाधा लाती है या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन अगर हम WHO के अकॉर्डिंग पूछे, WHO के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़े, पूरी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि WHO के अगर अकॉर्डिंग हम देखें कि इसमें जो है काफी ढेर सारे विवाद रहते हैं कि इसको डिफाइन करने में प्रॉब्लम होती। बहुत से डॉक्टर्स हैं और शायद बहुत से लोग हैं, वो लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रमाणित है WHO, मतलब WHO ने जो सन 1980 में इसकी स्थापना की थी, इसके अकॉर्डिंग इसकी कंडीशंस क्या है उसको जान लेते हैं। इसको जो है 3 महत्वपूर्ण पॉइंट इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले, ठीक, पहले पॉइंट में इन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति के स्वयं के या किसी समूह या साथियों के प्राथमिकता एवं मूल्यों में विस्थापन देखा जाता है। मतलब विस्थापन देखा जाता है, मतलब कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक मानदंडों से अलग हो जाते हैं। मतलब कि इसके अंदर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है, वह जो है अपने स्वयं के या किसी समूह से किसी भी जो है विस्थापन का मतलब होता है अलग हो जाता है। क्या हुआ, जैसे समाज में वो रहना तो चाहता है, लेकिन समाज में उसको जो है वो अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो है मान लो कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपके दौड़ने का एग्जांपल दिया। अब वो जो है रेस करना तो चाहता है, या मान लो फुटबॉल खेलना चाहता है। फुटबॉल खेलने के लिए उसको पैर की आवश्यकता है और उसके पास पैर है नहीं, तो वो क्या होता है, वहां से विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। ठीक है ना, विस्थापन हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये WHO ने ये लाइन बोली है ना। WHO ने बोला है पहले पॉइंट में कि कोई व्यक्ति जो होता है, या तो वो स्वयं स्वयं से या किसी समूह से या अपने साथियों की जो प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी होती है, उससे जो है वो विस्थापन का मतलब होता है अलग हो जाना, दूर हो जाना, अलग हो जाना। फिर दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला? दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला है कि इसके अंदर समय, स्थान, स्थिति या फिर भूमिका सभी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति जो है एक परिवेश में निःशक्त हो सकता है। निःशक्त का मतलब अपंग, अपंग का मतलब जो अलगाव, अलग हो सकता है। तो दूसरे परिवेश में निःशक्त नहीं भी हो सकता, मतलब किसी एक कंडीशन में तो वो जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन दूसरे कंडीशन में वो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बोला है, एलिजिबिलिटी, मतलब कि दूसरे पॉइंट में लिखेंगे किसी परिवेश में क्या कहता है कि निःशक्त हो सकता है, लेकिन दूसरे परिवेश में निःशक्त नहीं, मतलब अपंगता पूरी। अगर तो यहाँ पर ये हुआ कि वो कुछ कुछ में निःशक्त होगा, हम लिख सकते हैं हैंडीकैप। कुछ कंडीशन में हैंडीकैप हुआ, कुछ में नहीं होगा।
ठीक है, कुछ में हैंडीकैप होगा और कुछ में हैंडीकैप नहीं होगा वहां पर। क्लियर पॉइंट इतने ना, कि यहाँ पर समझने का हम लोग प्रयास समझाने का। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो बोलता है नंबर 3 पॉइंट, क्योंकि WHO ने 3 पॉइंट पे इसको परिभाषित किया, क्योंकि इसकी परिभाषा जो है सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तीसरे में इन्होंने बताया है कि इस अवधारणा में आकलन प्रभावित व्यक्ति के सीमाओं का ही होता है। मतलब इसमें जो है आकलन जो किया जाता है केवल जो प्रभावित होता है उसी को लेकर चलते हैं यहाँ पर। अब कुल मिला के इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं, ये 3 पॉइंट इन्होंने बता दिए। तीसरे पॉइंट में क्या हुआ कि जो आकलन होगा, आकलन का प्रभाव केवल प्रभावित व्यक्ति का होगा। ठीक है ना, आकलन का प्रभाव केवल प्रभावित व्यक्ति का होगा, पर होगा, प्रभावित व्यक्ति पर, ठीक, प्रभावित व्यक्ति पर होगा। कुछ कामों में, कुछ वर्क में उस व्यक्ति का मान लो पैर तो काम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो उसकी पैर जो है बाधा नहीं बनती है। ठीक है, जैसे उसको व्हील चेयर दे दिया गया, अब उसको अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, तो घूमने के लिए उसको पैर की आवश्यकता नहीं, वो व्हील चेयर से तो अपना काम करे। लेकिन जब फुटबॉल खेलना होगा, कोई गेम्स खेलना होगा या दौड़ना होगा, तो उन सब कंडीशंस में उसका जो है पैर जो है हैंडीकैप का काम करेगा। लेकिन उसको अगर घूमना टहलना या कहीं भी ऐसे जाना होगा तो उसका ये प्रॉब्लम नो हैंडीकैप, मतलब कि उसका हैंडीकैप इतना ज्यादा उसको प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ पर आकलन का प्रभाव, हाँ, आकलन का प्रभाव का मतलब जब कभी यहाँ पर हैंडीकैप की बात करेंगे तो हैंडीकैप में जो व्यक्ति जो है प्रभावित होगा, केवल हम उसी, जैसे मान लो एक घर में एक लड़का है या एक लड़की है, तो उसकी प्रॉब्लम ऐसी हो, उसके कोई भी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो, अब हम जाके उसका इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, असेसमेंट उसका करते हैं, तो असेसमेंट में हम केवल उस व्यक्ति का ही हम आकलन कर पाएंगे ना, कि कोई पूरा प्रभाव जो है उस पर ही पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़े चाहे बुरा प्रभाव पड़े, वो किसी दूसरे से अलग होता है, तो वो केवल वो केवल उस पर ही तो प्रभाव पड़ रहा है, उसके आसपास जो लोग हैं उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो है इन दोनों के बीच की कड़ी या डिसेबिलिटी जो है किसके बीच की कड़ी बनता है, तो डिसेबिलिटी जो है इन दोनों के बीच की कड़ी बनता है। ठीक है, जब ये बने, जब इससे जो मतलब ये बैलेंस करता है, ये हैंडीकैप होने से बचाता भी है। जब ये इससे ऊपर डिसेबिलिटी जब ज्यादा ओवरफ्लो हो जाती है तो वो हैंडीकैप में चला जाता है ये आपका। तो एक एक लाइन में भी हम इसको लिख सकते हैं कि दोष या हानि जो होती है शरीर की संरचना या अंग के साथ एक समस्या को बतलाती है। मैंने पहले भी क्लास में था कि इम्पेयरमेंट refers to a problem with a structure or organ of the body। ठीक है ना, शरीर के किसी भी एक अंग या संरचना को की समस्या को ये बतलाती है। दूसरा डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसेबिलिटी में हमने बताया था कि डिसेबिलिटी जो होती है, दिव्यांगता या विकलांगता जो होती है, यह एक विशेष गतिविधि के संबंध में किसी भी कार्यात्मक सीमा को समझाती है, किसी भी कार्य की लिमिट को बताइए। मतलब कहते हैं डिसेबिलिटी इज ए फंक्शनल लिमिटेशन विद रिगार्ड टू पर्टिकुलर एक्टिविटी। जो पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है उसके लिमिटेशंस को ये हमें नोटिफाइड डिफाइन करती है। क्लियर ये दो पॉइंट, ठीक, क्लियर। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट क्या होता है, ये अपंगता जो होती है या निशक्तता जो होती है,
ये एक पर्यावरणीय कारक को संदर्भित करती है। पर्यावरणीय कारक जैसे हैंडीकैप, नो हैंडीकैप, प्रभाव का आकलन, विस्थापन, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो इन्वायरमेंट होता है हमारे आसपास का, उससे संबंधित जो कारक जो है हमको प्रभावित करते हैं, जो सामान्य जीवन भूमिका को पूरा करने से रोकती है। हमारे जीवन में सही हमारे जैसे मान लो जो हैंडीकैप होगा, क्या उसकी शादी जो है नॉर्मल गर्ल से हो सकती है क्या, या नॉर्मल बॉय से हो सकती है? मतलब ये अपवाद है, 100 में से 2 लोगों का ऐसा हो, नहीं तो हैंडीकैप का हैंडीकैप के साथ ही होता है। तो वो अपने नॉर्मल सामान्य जीवन की भूमिका को पूरा करने में उसका बाधक है कि नहीं है ये? तो वही कहता है हैंडीकैप रिफर्स टू एन एनवायरनमेंट फैक्टर प्रिवेंटिंग द फीलिंग ऑफ ए नॉर्मल लाइफ रोल। ये नॉर्मल सामान्य जीवन को प्रभावित करती है। क्लियर तीनों पॉइंट? ये सामान्य जीवन को प्रभावित करती है, ये काम करने को प्रभावित करती है, और ये क्या है, बॉडी के किसी एक पार्ट्स को प्रभावित करती है। बताओ तीनों पॉइंट क्लियर है आज? तो ये रह जाता है, क्या ये बाय बर्थ होता है कि नहीं होता है? हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों कंडीशन होती है इसमें ना। यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ आती है, यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ आती है। अगर हाथ नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो हाथ ना होने की वजह जो प्रॉब्लम करता है, तो वो ये इसके रिजल्ट को डिफाइन करता है कि वो जो है वर्क नहीं कर पाता है ना, जो वर्क सामान्य लोग कर पाए नहीं कर पाए, अब उसकी वजह से जो उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती वो यहाँ पे आ जाती है। कुल मिला के इतना है। क्लियर? ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, आईसीएफ मॉडल पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।